नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, अभी तक हमने जो है सल्तनत काल में विभिन्न राजवंशों के बारे में देखा था। कल हम लोगों ने तुगलक वंश को देखा था। आज हम जो है सैयद और लोदी वंश को देखेंगे और ये अंतिम दो वंश हम जब कंप्लीट कर लेंगे तो सल्तनत कालीन राजनीतिक इतिहास हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम सल्तनत कालीन प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था और जो कुछ भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होगा या वनडे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होगा उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और हम देखेंगे कि कैसे जो है ये महत्वपूर्ण है परीक्षा के हिसाब से और क्या क्या चीज़ें जो है जो उपयोगी होंगी हमारे लिए, एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो आइए जो है हम अपना आज क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, जो सैयद वंश है इसकी स्थापना या इसका संस्थापक खिज्र खां रहता है और खिज्र खां की जो उपाधि रहती है वो रैयत आला रहती है। ये देखिए कई बार पूछा गया है कि किस सल्तनत कालीन सुल्तान की उपाधि रैयत आला थी या किसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। तो ये आप ज़रूर याद रखिए। और इसने अपनी एक वसीयत लिख रखी थी, उसका एक पुस्तक के रूप में आप देखेंगे आता है सल्तनत काल में, दरार ए जज्बात। कभी ये पूछा जा सकता है तो हो सकता है दिमाग में ना आए, तो याद रखना है कि दरार ए जज्बात किसकी है, खिज्र खां की, और उसका वसीयतनामा है। इसके बाद देखिए सैयद वंश में दूसरा जो शासक आता है वो आता है मुबारक शाह। और मुबारक शाह सैयद वंश का पहला सुल्तान रहता है जिसने शाह की उपाधि धारण की। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है और वनडे एग्ज़ाम में पूछा गया है टीचिंग वाले। और इसकी जो उपाधि रहती है वो रहती है याहिया, नहीं इसकी उपाधि नहीं रहती है, इसकी उपाधि शाह रहती है। और इसने जो है याहिया बिन अहमद सरहिंदी, देखिए एक साहित्यकार है, उनको इसने संरक्षण दिया था और उनकी प्रसिद्ध रचना है तारीख़ मुबारक शाही, इसी मुबारक शाह को समर्पित है। और सैयद वंश का अगर इतिहास जानना हो तो ये तारीख़ मुबारक शाही एक बेहद महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है सल्तनत में। इसके बाद जो तीसरा शासक होता है वो होता है मोहम्मद शाह और इसने जो है बहलोल लोदी को पुत्र कहा और उसे खाने खाना की उपाधि दी। अब आप ये समझिए कि यहीं से बहलोल लोदी महत्वपूर्ण होना शुरू हो जाता है और आगे जो आके वो लोदी वंश की स्थापना करेगा। तो ये हो गया। और इसका अंतिम शासक जो है वो अलाउद्दीन आलम शाह है। और इसके बाद जो है ये अलाउद्दीन आलम शाह अपने शासन के अंतिम समय में बदायूं चला जाता है। इसकी स्थिति दिल्ली में कमज़ोर हो जाती है और इसको लगता है कि नहीं ये दिल्ली से शासन संचालन नहीं कर सकता है, तो ये अपनी सुरक्षा के लिए बदायूं चला जाता है और जो दिल्ली का भार रहता है वो बहलोल लोदी को सौंप देता है और उसके बाद बहलोल लोदी यहाँ से सत्ता पे आ जाता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो मुझे लगता है कि आपको याद होनी चाहिए या आप याद रखिए कि सैयद वंश से कोई विशेष प्रश्न, एक दो प्रश्न आते हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है पीसीएस में हो या फिर टीचिंग के एग्ज़ाम में या यूजीसी नेट में या आप देखेंगे सीयूईटी में, कई जगह जो पूछा जाता है अक्सर वो ये बनता है कि सैयद शासकों को यानी सैयद सुल्तानों को क्रम से मिलाने के लिए दे दिया जाता है। तो हमें याद रखना है कि पहला सुल्तान खिज्र खां, दूसरा मुबारक शाह, तीसरा मोहम्मद शाह और चौथा अलाउद्दीन आलम शाह। तो आप इन चारों शासकों को क्रम से याद रखिए क्योंकि सीधे ये, जैसे मैंने प्राचीन इतिहास में कर्ण वंश के 4 शासकों को बताया था तो आप लोगों ने देखा था कि नहीं उसमें भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा ये रहते हैं 4 शासक, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा, ये 4 लोग रहते हैं क्रम से। तो उसी क्रम से आपको ये याद रखना है खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। ये यहाँ से आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर देखिए जो लोदी वंश होता है, अगला वंश स्थापित होता है सल्तनत की सत्ता पर, लोदी वंश। ये प्रथम अफ़गान वंश कहलाता है सल्तनत के इतिहास में और ये लोग अफ़गानी रहते हैं। इसके पहले आपने देखा था कि ये सारे लोग तुर्की थे और ये अफ़गानी रहते हैं, अफ़गान वंश रहते हैं। और दूसरा जो लोदी वंश आप देखेंगे वो आएगा आपका शेरशाह सूरी के समय में। तो पहला अफ़गान वंश अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका लोदी वंश और इसका संस्थापक रहता है बहलोल लोदी। इसका देखिए मूल नाम जो है वो बल्लू रहता है। और बहलोल लोदी के बारे में एक छोटा सा फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप जानना चाहिए आपको, कि ये सिजेरियन तकनीक से सल्तनत काल में पैदा रहता है। जब इसकी माता जी प्रेग्नेंट रहती हैं तो जहाँ वो रहती हैं अपने घर में कोई छप्पर या इस तरह का आवासनुमा रहता है जो गिर जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, उस समय जो है सिजेरियन तकनीक से बहलोल लोदी को इसकी माता के गर्भ से बाहर निकाला जाता है। इसने एक उपाधि धारण की गाजी की, ये भी पूछा गया एग्जाम में। और सबसे लंबा शासनकाल सल्तनत काल में जो है इसी आदमी का रहता है और वो 38 साल तक ये शासन करता है। इसके बाद आप देखेंगे फिरोज का रहता है
और फिरोज से भी ज़्यादा लंबा शासनकाल पूरे सल्तनत में ये रहता है आपका बहलोल लोदी का। और बहलोल लोदी की विशेषता रहती है, चूँकि देखिए ये अफ़गान रहते हैं, तो अफ़गान राजवंश में जो राजवंश की परंपरा रहती है वो समानता वाली होती है सरदारों के बीच में। तो ये अपने सरदारों के साथ कालीन पे बैठता था बराबरी को दर्शाने के लिए, और अपने सरदारों को जो है ये मसनद आली के नाम से पुकारता था। और इसके बारे में कहा जाता था कि ये अपने घर में भोजन नहीं करता था और जो है किसी न किसी सरदार के यहाँ भोजन कर लेता था, और इसका कोई सरदार जो है इसे घोड़े दे देता था। ऐसा मतलब समानता दिखाने के लिए कहा गया। अब ऐसा नहीं कि सुल्तान है तो ये खाना नहीं खा सकता है अपने घर में। बस ये है कि किस तरह से जो भ्रातृत्व भावना है अफ़गानों की वो मजबूत रहती है, और इसलिए इनका जो राजतंत्र रहता है या राजत्व का सिद्धांत इनके रहता है वो समानता पर आधारित रहता है। और ये देखिए 1484 में इसकी महत्वपूर्ण विजय रहती है जौनपुर। ये जौनपुर को जीत लेता है, और हम फिर आगे देखेंगे जो क्षेत्रीय राजवंश रहते हैं उनमें हम जौनपुर की चर्चा करेंगे तो उसको भी देखेंगे। लेकिन ये जौनपुर को जीतता भले है, लेकिन यहाँ जौनपुर को ये सल्तनत में मिलाता नहीं। फिर इसके बाद जो है अगला सुल्तान होता है सिकंदर लोदी। अब ये देखिए कि जो लोदी वंश का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान है वो यही है, और इससे बहुत सारे प्रश्न लोदी वंश में इससे पूछे जाते हैं। इसका मूल नाम जो रहता है वो निजाम खान रहता है, और ये गुलरुखी नाम से कविताएं भी करता है। ये साहित्यिक व्यक्ति रहता है, लेकिन धार्मिक रूप से धर्मांध रहता है ये। और इसके समय में आकर देखिए जौनपुर का विलय जो है सल्तनत में हो जाता है, और इसकी कई विजयें रहती हैं, बहुत सारी विजय हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ये बंगाल और ग्वालियर को विजित नहीं कर पाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा गया है एग्ज़ाम में कि किन दो क्षेत्रों को सिकंदर लोदी जीतने में असफल रहता है, तो वो बंगाल और ग्वालियर को कभी नहीं जीत पाता। अब इसके कुछ कार्यों को देख लेते हैं, इसके कुछ प्रमुख कार्य जो है वो क्या क्या है। तो सबसे अच्छी गुप्तचर प्रणाली जो है सल्तनत काल में वो किसकी रहती है, सिकंदर लोदी की रहती है। और इसके गुप्तचर को भूत प्रेत कहा जाता है सल्तनत काल में, और इसके वजह से जो है इसके शासन काल में जो है इसके जो अमीर या दरबारी रहते हैं वो डरे डरे से रहते हैं इससे। और उसके बाद देखिए 1504 ईस्वी में इसने आगरा की स्थापना की। जो आज आप आगरा शहर देख रहे हैं उसकी स्थापना जो है सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। और ये जो राजपूताना का क्षेत्र है या राजपूत सल्तनतें उस समय रहती हैं उनके ऊपर नियंत्रण बनाने के लिए सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। और 1504 में देखिए इसकी स्थापना करता है, और 1506 में जो है यह आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। अब इसके बाद इसने भूमि माप में सुधार के लिए एक पैमाना विकसित किया, उसे कहते हैं गजे सिकंदरी। और कई बार मतलब गजे सिकंदरी और अकबर द्वारा जो बनाया गया गजे इलाही उसके अनुपात को पूछा जाता है, तो 39:41 का रहता है। ये आपको याद रखना है, 39:41 ये जो संबंध है इसका ये। और उसके बाद देखिए जो सिकंदर लोदी इसने खाद्यान्न से चुंगी और जकात ये दो कर होते हैं तो खाद्यान्नों से हटा देता है, इसको भी पूछा गया है, ये हटा देता है। उसके बाद देखिए ये शहनाई सुनने का बहुत शौकीन रहता है सिकंदर लोदी, और इसने अपने समय में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, और इसके टाइम में भी बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। हमने देखा देखिए अनुवाद विभाग की स्थापना फिरोज के भी शासनकाल में हुई थी सल्तनत काल में, और सिकंदर लोदी के काल में भी अनुवाद विभाग स्थापित किया जाता है। और एक ग्रंथ रहता है संगीत का लज्जते सिकंदरी, उसकी रचना जो है सिकंदर लोदी के ही काल में होती है। और ये देखिए शहनाई का शौकीन भी रहता है, और गुलरुखी उपनाम से एक कविता भी लिखता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसकी अभिरुचि रही साहित्य और कला में। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जब अपने वस्त्र उतारता था तो उसे बेचा जाता था, और बेच कर जो है जो धन इकट्ठा होता था वो जो गरीब कन्याएं होती थी उनके विवाह में इस्तेमाल किया जाता था। ये यूँ समझिए कि वो दहेज के लिए दे दिए जाते थे। तो अच्छा काम कर रहा था ये। और इसने जो है दैनिक, साप्ताहिक और अर्धवार्षिक भत्ते निर्धारित किए अपने काल में, जैसे जो बेरोजगार लोग थे उनको ये भत्ते ये देता था। धार्मिक रूप से थोड़ा धर्मांध था, इसकी कुछ धार्मिक नीतियाँ जो थी वो अल्पसंख्यक वर्गों के ही पक्ष में थी। अब इसके बाद देखिए जो अंतिम सुल्तान होता है सल्तनत काल का वो है इब्राहिम लोदी। जो इब्राहिम लोदी है इसके बारे में कहा जाता है कि सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान है जो कि युद्ध के मैदान में मारा जाता है। और सच्चाई यही है कि जब 1526 में लड़ाई होती है बाबर और इब्राहिम लोदी की, तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है युद्ध मैदान में ये मारा जाता है। और इसकी मृत्यु के बाद ही जो है बाबर हिंदुस्तान में मुग़ल वंश की स्थापना करता है। तो आज हमारा जो है सल्तनत काल का ये जो राजनीतिक इतिहास है ये कंप्लीट हो गया। आपने राजवंशों को देखे, विभिन्न राजवंशों के कौन से महत्वपूर्ण शासक थे
उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या थी, और उनकी उन्हीं महत्वपूर्ण उपलब्धियों की मैंने चर्चा की जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या एग्ज़ाम में कहीं पूछे जा सकते हैं। तो मेरा ये विश्वास है कि अब आप लोग बहुत कुछ बेहतर स्थिति में होंगे। प्रीलिम्स की तैयारी भी ठीक ठाक आपकी हो रही होगी धीरे धीरे। कोशिश करिए कि नहीं है सब तैयार हो पीछे से। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और कल जो है हम लोग सल्तनत कालीन प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।